ऑसिलेटिंग चार्ज जरूरी है या एक्सीलरेटेड चार्ज चाहिए? ठीक है, स्टेशनरी चार्ज जो स्टेशनरी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, या यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज जो स्टेबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये दोनों भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के काम के नहीं है, बिकॉज फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स व्हाट वी रिक्वायर्ड इज varying electric field with time। ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए जरूरत है। ठीक है, दैट्स व्हाई स्टेशनरी चार्ज या यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज दैट इज स्टेडी करंट विल नॉट डू, क्योंकि स्टेशनरी चार्ज स्टेशनरी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज स्टेबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। स्टेबल मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड ये चेंज नहीं होने वाली है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार नहीं होने वाली है। ठीक है, इसलिए हमें एक्सीलरेटेड चार्ज चाहिए, जिसका एक फॉर्म है ऑसिलेटिंग चार्ज। ठीक है, दूसरा हमने ये भी कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। इसके प्रोपोगेशन के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब उस जमाने में जहां पर ये ध्यान में आया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो नहीं, मतलब पता नहीं थी, बट सन से एनर्जी आती है ये पता था, तो उस वक्त लोगों को मैकेनिकल वेव्स ही पता थी, लाइक साउंड वेव्स या वेव्स ओवर अ वाटर सरफेस या वेव्स पासिंग ओवर अ स्ट्रिंग। तो इन सभी केसेस में कोई ना कोई मटेरियल मीडियम चाहिए, बिकॉज दीज आर मैकेनिकल वेव्स, these are governed by elastic properties या shear and tensile properties of medium, so these are mechanical waves। ठीक है, and mechanical waves के लिए मीडियम चाहिए, ऐसा लोगों को तब पता था, which is true। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पता नहीं थी, तो लोगों ने उस वक्त, लोग इन द सेंस ऑब्वियसली साइंटिस्ट जो इनके ऊपर काम करते थे, उन्होंने ईथर नाम का मीडियम कंसीडर किया था। एक्सक्यूज मी। ठीक है, एनर्जी प्रोपोगेशन के लिए सिर्फ मैकेनिकल वेव का कंसेप्ट पता था, बट धीरे धीरे मैक्सवेल की थ्योरी, जगदीश चंद्र बोस ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करके प्रूव किया कि यस देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिनको मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है, तो तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कंसेप्ट पिक्चर में।
और फिर हम अब कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये अपने साथ एनर्जी एंड मोमेंटम ये दोनों भी कैरी करते हैं. नॉट ओनली दैट, these are self sustaining waves, क्योंकि वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को तैयार करेगी, वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को तैयार करने वाली है. सो वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने मैग्नेटिक फील्ड दिया, मैग्नेटिक फील्ड का चेंज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिली. सो अल्टरनेटिवली इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ये तैयार होते जाएंगे. एंड दस दीज वेव्स आर सेल्फ सस्टेनेबल. नॉट ओनली दैट, ये एनर्जी कैरी करते हैं, तो एनर्जी पर यूनिट एरिया ये इसकी कुछ एनर्जी डेंसिटी रहेगी which is obvious and it is given by electrical energy is energy stored in electric field given by half epsilon naught E square, and magnetic energy density is half B square upon mu naught, इससे दी जाएगी. ठीक है. साथ ही साथ हमें ये भी पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर and perpendicular to direction of propagation of wave. वेव के डायरेक्शन को प्रोपोगेशन, वेव के इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों एक दूसरे को भी परपेंडिकुलर रहेंगे एंड वेव जिस डायरेक्शन में जा रही है उसको भी परपेंडिकुलर रहेंगे. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड इज गिवन बाय न्यू लैम्बडा. ठीक है. एंड इट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड इट इज फेयरली कांस्टेंट. सी वेलोसिटी ऑफ लाइट ये कांस्टेंट है. ठीक है. नॉट ओनली दैट, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे पास कुछ रिलेशन है ओमेगा इक्वल टू सी के. K is wave number which is 2 pi by lambda. ठीक है. And magnetic field B naught equal to E naught by C. ठीक है. साथ ही साथ हमने ये भी देखा मोमेंटम जो रहेगा इट इज गिवन बाय एनर्जी अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट. किसके लिए ये सब? दिस इज फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ठीक है. तो यहां तक कल हम पहुंचे थे. अब एक डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं. द एनर्जी क्रॉसिंग per unit area per unit time perpendicular to direction of propagation of wave. Is called as intensity of wave. ठीक है. Instantaneous will be average into C into delta T into A. ये वॉल्यूम है. ठीक है. और इंटेंसिटी दी जाएगी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम
और इंटेंसिटी को ऐसे भी दे सकते हो, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज हाफ इप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट का स्क्वायर इंटू सी। ठीक है, क्या कहा, कल हमने डायग्राम निकाली थी, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव रहेगी। इस डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। यहाँ पर ठीक है, ये देखो, these are mutually perpendicular, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। यहाँ तक कल हम पहुंचे थे। ठीक है, अब देखो सर, क्या ऐसा भी हो सकता है क्या, एक ही साथ एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में रह सकती है क्या? तो हाँ, दोनों ये पॉसिबल है। कुछ एनर्जी इलेक्ट्रिक फॉर्म में रहेंगी, कुछ एनर्जी मैग्नेटिक फॉर्म में भी रहेंगी, कॉम्बिनेशन भी रह सकता है। अब देखो, इसके आगे जाते हैं, हमारा आखिरी पार्ट, इट इज अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सो देखो, कहाँ से शुरुआत की हमने हमने कहा ऑसिलेटिंग चार्ज है, ऑसिलेटिंग चार्ज है, ये चार्ज अगर ऑसिलेट होता है तो आजू बाजू की इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज होती है तो इसके साथ वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ये डिस्प्लेसमेंट करंट देगी, सो इट विल रिजल्ट इन जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ईएमएफ तैयार होता है। तो इस प्रकार से चार्ज अगर ऑसिलेट होता रहेगा, सो अल्टरनेट इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड तैयार होते रहेगी एंड इट विल बी सेल्फ सस्टेनिंग। सो ये आगे आगे प्रोपोगेट होते रहेगी। हमने ये भी कहा कि ये जो वेव प्रोपोगेट हो रही है, वेव प्रोपोगेट होना मतलब डिस्टरबेंस या एनर्जी का प्रोपोगेशन। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो एनर्जी है, इट इज सोर्स की जो एनर्जी है, ये ऑसिलेटिंग चार्ज जो है, इसकी एनर्जी धीरे धीरे आगे प्रोपोगेट होते जाएगी। ठीक है, और ये एनर्जी हमने ये भी देखा कि जिस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एनर्जी एसोसिएटेड होती है, तो ये अल्टरनेट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में ये एनर्जी प्रोपोगेट होने वाली है। ठीक है, एंड these electromagnetic waves will travel typically with velocity of light c, which is nu into lambda। ठीक है, अब सर ये तो ऑब्वियसली है कि एक मटेरियल मीडियम में ये स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कांस्टेंट अगर रहती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड अगर कांस्टेंट है तो
फ्रीक्वेंसी चेंज होने से वेवलेंथ चेंज होगी, बिकॉज c इक्वल टू न्यू इंटू लैम्बडा। एक भी पैरामीटर चेंज होता है तो दूसरा पैरामीटर चेंज होगा, बिकॉज c इज कांस्टेंट। ठीक है, एंड डिपेंडिंग ऑन दिस वेरिंग फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है उसका पूरा स्पेक्ट्रम डिफाइन करते हैं। बड़ा आसान है। कहाँ से शुरू होगा ये? तो यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी, obviously measured in hertz. This is 10 this is 10 to the power 25, 10 to the power 20, 10 to the power 15, 10, 10 to the power 5। ठीक है, अब बीच में यहाँ पर सब आएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 10, 11, 12, 13, 14, 15। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के साथ एसोसिएटेड रहेगी वेवलेंथ। This is 10 to the power 7, 1, 10 to the power -7, ठीक है, 7, 6, 5, 4, 2, 1, 0, 6। तो देखो ये सभी 10 टू द पावर है। दिस इज वेवलेंथ और ये फ्रीक्वेंसी। एक कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इट विल ट्रेवल विथ वेलोसिटी c इन वैक्यूम। डिपेंडिंग ऑन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ हम उनको अलग अलग नाम देते हैं। तो टिपिकली 10 टू द पावर 20 से 10 टू द पावर 16 इसके बीच में जो रहेंगे दोज आर कॉल्ड एज एक्स-रे। ठीक है, इनके केस में वेवलेंथ रहेगी 10 टू द पावर -12 लेकर 10 टू द पावर -7 इस रीजन में। तो ये एक्सरे का रीजन है। ठीक है, एक्सरे के ऊपर रहते हैं गैमा रेज। अब आप आराम से देख रहे हो इनकी गैमा रेज की वेवलेंथ सबसे कम है और फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी कंपैरेटिवली कम और वेवलेंथ थोड़ी ज्यादा रहेगी। एक्सरे के नीचे रहेंगे अल्ट्रावायलेट और यहाँ पर बीच में है विजिबल। ये हमारा विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम है। बस इतने ही रेंज की वेव्स है
जो हमें दिखती है, जिनको अपन विजिबल लाइट कहते हैं। इसके ऊपर है अल्ट्रा वायलेट। ये भी हमें दिखता नहीं है, ठीक है। और विजिबल के नीचे है इंफ्रारेड, जिनकी फ्रीक्वेंसी रहेगी 10⁻³ के रेंज में, और इधर रहेंगे वो 10⁻12 तक। इंफ्रारेड के नीचे आ जाते हैं माइक्रोवेव्स। These are शॉर्ट रेडियो वेव्स, और इसके नीचे वाला पार्ट है लॉन्ग रेडियो वेव्स। अब शॉर्ट में माइक्रोवेव्स रहेंगे, टीवी वाली वेव रहेगी, टीवी एंड एफएम, और इसके ऊपर रहती है माइक्रोवेव। और अब ये हमारा विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम है, आपको तुरंत ध्यान में आ जाएगा। सर ऊपर वायलेट है और नीचे रेड है, तो ये रेड वाला रीजन रहेगा, और ये ऊपर वायलेट या वायलेट कलर रहेगा। अब हमें पता है जो रेनबो विच इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ये बीच वाले कलर है, वायलेट, ब्लू, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये पूरे इस रेंज के कलर हैं। वायलेट की रेंज है अप टू 450 नैनोमीटर, शुरुआत होगी 400 से 450। दिस इज इन नैनोमीटर, हाँ। 450 से 500, 500 से 550, 600, 650, 700। 650 से लेकर 700 तक रेड वाला रहेगा। 600 से लेकर 650 के थोड़े ऊपर ऑरेंज है। 550 से लेकर 600 तक येलो कलर रहेगा। 500 से 550 ये ग्रीन है। 450 टू 500 इज इंडिगो। लगभग 410 420 से ब्लू, और इसके ऊपर का रीजन है इट इज वॉयलेट रीजन। तो इस प्रकार से हमारा विजिबल लाइट डिफरेंट डिफरेंट, इतना ही पार्ट है विजिबल लाइट का जो स्प्लिट होने के बाद हमें अलग अलग कलर के फॉर्म में दिखता है। इफ इट इज कंबाइन तो हमें व्हाइट लाइट दिखाई देगा, ठीक है। ये पूरा जो हमने डायग्राम निकाली है, दिस इज कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम है, हाँ। दिस इज स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसमें से लाइट जिसे अपन कहते हैं, ये बहुत छोटा सा पार्ट है।
सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी और कम वेवलेंथ वाली वेव्स गैमा रेज, इसलिए ये कहीं से भी पास हो जाते हैं। देन एक्स रेज, देन अल्ट्रावायलेट, विजिबल। अभी वेवलेंथ बढ़ते जा रही है, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, टीवी या एफएम की वेव्स, एंड लॉन्ग रेडियो वेव्स। अब ये इतनी बड़ी है, 10⁻7 मीटर। ठीक है, 10⁻7 मीटर इज मोर देन 10,000 किलोमीटर, इतनी उसकी सिर्फ वेवलेंथ रहेगी। ठीक है, तो ये है हमारे विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम। सो डिपेंडिंग ऑन फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ, आपको ये कौन से कैटेगरी की रेज है, कौन से कैटेगरी की वेव्स है, ये पता चलना चाहिए। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशन क्या है? सो रेडियो वेव्स आपको पता है कहाँ यूज होती है रेडियो वेव्स? टिपिकली रेडियो एंड टेलीविजन के कम्युनिकेशन में। ठीक है, फ्रीक्वेंसी वाइज अगर कहना होगा तो रेडियो वेव्स रहेगी 500 किलोहर्ट्ज टू 1000 मेगाहर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी रेंज है। ठीक है, अब इस रेडियो में टीवी की रेंज है 54 मेगाहर्ट्ज टू 890 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, एफएम की रेंज है 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज। हाँ सर, हमारे एफएम के चैनल इसी प्रकार के फ्रीक्वेंसी के होते हैं, 98.3, 92.7, 103.8, ये फ्रीक्वेंसी है। तब आप आपके रेडियो को या रेडियो की रेजोनेंस वाली कंडीशन इस फ्रीक्वेंसी के लिए लाते हो, इस ओमेगा के लिए लाते हो, एंड देन हमारा रेडियो उस ट्रांसमीटर से आने वाली इस फ्रीक्वेंसी की वेव से सेंस करेगा, रेजोनेंस होगा, एंड फिर आपको क्लियरली सुनाई देगा। ठीक है, इसके पहले हमने एम लिखना चाहिए था, और एएम की फ्रीक्वेंसी होती है 530 किलोहर्ट्ज टू 1710 किलोहर्ट्ज। देखो, किलो मतलब 10⁻3, मेगा मतलब 10⁻6। ठीक है, सो दीज आर रेडियो वेव्स, एएम, टीवी, एफएम, इस प्रकार से कम्युनिकेशन के लिए ये वेव्स यूज होगी। फिर आती है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स का एप्लीकेशन किसी को पता है? ये हमने सुना होगा। ठीक है, रडार इन एयरक्राफ्ट, स्पीड गन्स। ठीक है, माइक्रोवेव चीजें गर्म करने के लिए हम यूज करते हैं। इसमें टिपिकली क्या होगा, जो फूड हमें गर्म करना है ना,
ये फूड किससे बना है? पार्टिकल से बना है, ठीक है। सो हम चाहते हैं कि ये पार्टिकल, उनकी कोई ना कोई नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन रहेगी। सो वो फ्रीक्वेंसी मटेरियल की इस माइक्रोवेव का जो रीजन हमने देखा है, ठीक है, 10 to the power 10 to 10 to the power 12 हर्ट्ज, ठीक है, इस रीजन की इनकी फ्रीक्वेंसी रहेगी मटेरियल के पार्टिकल्स की। अगर हम उस रीजन में इस प्रकार की फ्रीक्वेंसी की वेव्स लाते हैं तो ये मटेरियल के पार्टिकल का रेजोनेंस होगा, ठीक है। रेजोनेंस होगा तो ये ज्यादा एनर्जी से वाइब्रेट होने लगेंगे एंड दैट एनर्जी विल बी डिसिपेटेड टू द सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ हीट, और इस प्रकार से चीजें गर्म होती है, ठीक है। जिसे आप माइक्रोवेव, कभी कभी हम गलती से उसे ओवन कहते हैं। सो माइक्रोवेव ओवन ये इस प्रकार से काम करते हैं। एयरक्राफ्ट में रडार रहते हैं, हमें पता है। आजकल ये स्पीड गन यूज होने लगी है। क्रिकेट में बताते हैं बॉल डालने के बाद बॉल की स्पीड है कुछ तो 143 किलोमीटर पर आवर। कैसे बताते हैं? सो इट इज बिकॉज ऑफ स्पीड गन्स, ठीक है। देन इंफ्रारेड, इंफ्रारेड कौन प्रोड्यूस करता है? इंफ्रारेड रेडिएशन, हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल्स। इसलिए देखो टेम्परेचर सेंस करने के लिए इंफ्रारेड कैमरा होता है, ठीक है। और इस प्रकार से आप टेम्परेचर सेंस कर सकते हो थ्रू इंफ्रारेड वेव्स। फिर इंफ्रारेड के बाद कौन आएगा? ये रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, इंफ्रा के बाद विजिबल लाइट, ठीक है। विजिबल लाइट की टिपिकल फ्रीक्वेंसी है 4 into 10 to the power 14 hertz to 7 into 10 to the power 14 hertz, एंड वेवलेंथ रहेगी 700 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर, ठीक है। उसके बाद है अल्ट्रा वायलेट। These are 400 nanometer to 0.6 नैनोमीटर। अब यूवी प्रॉब्लमेटिक है, ये भी अपने को पता है, स्किन डिसीजेस होते हैं, बट ये फिल्टर्ड बाय ओजोन लेयर। Exposure to it causes ठीक है। और इसलिए यूवी फिल्टर ग्लास आते हैं कि जिस ग्लास से यूवी फिल्टर होकर आएंगे, ठीक है। यूवी के बाद आते हैं एक्सरेज। अब एक्सरेज रहेंगे 10 टू द पावर 10 नैनोमीटर से लेकर 10 टू द पावर -4 नैनोमीटर, बहुत छोटी वेवलेंथ है, ठीक है। अब आपको पता है एक्सरे, इवन एक्सरे कैन ऑल्सो पेनिट्रेट ह्यूमन फ्लेश, बोन्स को पेनिट्रेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए एक्सरे हम टिपिकली बोन्स को कुछ डैमेज हुआ है
इंजरी हुई है उसके लिए यूज करते हैं। एंड देन गैमा रेज, इनकी वेवलेंथ सबसे कम रहेगी, 10⁻⁻10 या 10⁻⁻1 नैनोमीटर से लेकर 10⁻⁻5 नैनोमीटर। और ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी के हैं। Gamma rays are also emitted by radioactive material और typically gamma rays को हम यूज करते हैं डिसइंफेक्शन के लिए। तो ये जर्म्स वगैरह भी किल कर देते हैं। सो सबसे छोटी वेवलेंथ वाले और सबसे ज्यादा एनर्जी वाले गैमा रेज, देन एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, उससे ज्यादा वेवलेंथ है इंफ्रारेड, देन माइक्रोवेव्स, एंड उससे बड़ी रहेगी रेडियो वेव्स। ठीक है, सो दीज ऑल वेव्स कॉन्स्टिट्यूट अवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम, एंड इसमें से बहुत छोटा पोर्शन है विच इज विजिबल टू अस।